हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 नवंबर और आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है क्योंकि आज वर्ल्ड कप का फाइनल भी है। तो आप सभी लोग तो सपोर्ट करोगे ही टीम इंडिया को, विश करो भगवान से कि आज हम लोग तीसरा वर्ल्ड कप जीत जाएं। फिलहाल 19 नवंबर से बनने वाले सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करेंगे आज की वीडियो में, आज की क्लास में। आई होप आपको ऑडियो वगैरह और ये फुटेज वगैरह सब कुछ सही चल रहा होगा, दिख रहा होगा अच्छे से। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हुई। फिलहाल शुरू करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी होगा जैसा होगा आप बताइएगा। आज के दिन दोस्तों छठ पूजा भी मनाया जा रहा है पूर्वांचल क्षेत्र में और बिहार के क्षेत्र में। जो लोग उत्तरांचल क्षेत्र के होंगे, साइड के होंगे, उनको शायद ये ना पता हो, लेकिन ये बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है छठ पूजा का। और इस अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह, रोजाना की तरह पिछले दिन का रिवीजन कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 17 नवंबर को निम्न में से 2 दिवस मनाया जाता है, एक राष्ट्रीय मृगी दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। AIFF फीफा अकादमी ये लॉन्च किया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। और नवंबर 2023 में जीवन बीमा कंपनी है एक HDFC लाइफ, इसने एक अवार्ड जीता है गोल्डन पिकॉक पुरस्कार। ठीक है। इसके अलावा चर्चे में रही पुस्तक कश्मीर द पार्टीशन ट्रायलॉजी, इसके लेखक हैं मनरीत सोढ़ी सोमेश्वर। इसके अलावा अभी हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार 2024 में 96वें अकादमी पुरस्कार की मेज़बान बनाया गया है एक बार फिर से जिमे किमेल को, चौथी बार बनाया गया है। असम राज्य सरकार के द्वारा सेबा और AHSCC इसका विलय कर दिया गया है और अब विलय के बाद ये ASSEB कहा जाएगा। ये बेसिकली उनके जो माध्यमिक शिक्षा परिषद और जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद था, वो बोर्ड दोनों विलय होकर के असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम से अब जाना जाएगा। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में मिधेली तूफान जो है ये बांग्लादेश के तट से टकराया हुआ है। वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन ये आयोजन किया गया है अहमदाबाद में। ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए सुरेश वाडकर को दिया गया। और भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में INS अमिनी नाम से अपनी चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज लॉन्च किया है। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। आई होप आपको ये रिवीजन पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले इसकी PDF भी दी जाती है और फ्री में क्विज दी जाती है। आप लोग PDF और क्विज ज़रूर इसको एक्सेस किया करो। ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत करके दिया जाता है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज रामायण को संचालित किया जाएगा? तो किस नदी पर रामायण जहाज चलाया जाएगा? ये रामायण जहाज बेसिकली एक क्रूज शिप सेवा होगी और ये चलाई जाएगी सरयू नदी पर। सरयू नदी आप जानते हो, जो घाघरा नदी है उसी को अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो सरयू नदी में ये रामायण क्रूज सेवा चलेगी। ये 2 चीज़ें से 2 तरीके से फ़ायदेमंद होगी। एक तो ये देखो, ये पूरा ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, तो पूर्णतः से ये सौर संचालित होगा, यानी कि सोलर एनर्जी से चलेगा। दूसरा ये कि ये यात्रियों के लिए तो होगा ही सुविधाजनक, साथ ही साथ ये यात्रियों को रामायण, ये भगवान राम की जीवन लीलाओं को यह बताते हुए चलेगा। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके जीवन में, वो सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को भी इसमें दर्शाया जाएगा। तो ऐसी 2 रामायण क्रूज सेवा चलाई जानी है, शुरू की जानी है। और ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने से पहले ही ये शुरू कर दी जाएगी सरयू नदी में। राम मंदिर आपको पता होगा कि 22 जनवरी का दिन डिसाइड किया गया है और उससे पहले ये शुरू हो जाएगा, यानी कि जब रामलला विराजमान होंगे उसके पहले ही ये रामायण क्रूज सेवा शुरू हो जाएगी। अब ये अयोध्या में चलाई जाएगी। दूसरा, अलकनंदा क्रूज, ये वही क्रूज सेवा है जो वाराणसी में अपनी सर्विस देती है, इसी के द्वारा ये ऑपरेट किया जा रहा है। ये ऑपरेटर है, अयोध्या आया है, तो अयोध्या से रिलेटेड हम लोग पॉइंट्स जो हैं वो रिविजन करेंगे। जैसे अयोध्या दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको याद रखना है, एयरपोर्ट से शुरुआत करते हैं। आप पहुँचोगे कैसे? एयरपोर्ट से पहुँचोगे। तो एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा अयोध्या को दोस्तों डिज्नीलैंड के आधार पर, डिज्नीलैंड की थीम के आधार पर रामालैंड बनाया जा रहा है, रामालैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो रामालैंड आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है, अयोध्या ये बनने जा रही है सोलर सिटी, यानी ये पूरी तरीके से सौर संचालित ऑपरेट होने वाला है। और ये ऐसा होने वाला, सोलर सिटी बनने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला या कहीं पहला शहर बनेगा। और पहला शहर कौन सा बन चुका है देश का? सांची। ठीक है, मध्य प्रदेश का। इसके अलावा अयोध्या से मैंने आपको बताया था कि अयोध्या में जटायु क्रूज सेवा
जटायु क्रूज सेवा, इसके पहले बताया था ना मैंने, जटायु क्रूज सेवा, वो भी क्रूज सेवा थी। सितंबर के क्वेश्चन में मैंने लिया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और रामायण क्रूज सेवा भी शुरू कर दी गई है। अयोध्या में अभी दीपोत्सव हुआ और दीपोत्सव ने एक बार फिर से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अयोध्या के दीपोत्सव में 22,23,000 दीप जलाए गए। ठीक है जी। अच्छा, दीपोत्सव के ऊपर अवसर पर हॉली अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप का भी नाम याद रखना, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से लोग घरों से दिए जला सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। अगला, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत कितनी यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है। अब इतना तो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं और आपको पता भी होगा कि यूनिकॉर्न के मामले में अपना देश जो है वो तीसरे स्थान पर है। भारत से ऊपर केवल अमेरिका और चाइना ही हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। तो इस मामले में देखिए, अभी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग यानी ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग जारी की गई और इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत के टोटल 72 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न क्या होता है इसको समझिए। यूनिकॉर्न दोस्तों एक इमेजिनरी घोड़ा है, एक इमेजिनरी घोड़ा जो एक सींग वाला होता है, इसे यूनिकॉर्न कहते हैं। अब ये एक समझ लो कि सपना वाला बात, जैसे होता नहीं परी आएगी वाली, वही बात ये भी है यूनिकॉर्न। लेकिन इसका बिजनेस के सेंस में दूसरा मतलब होता है। बिजनेस के सेंस में इसका मतलब ये होता है, यूनिकॉर्न कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो कंपनी स्टार्टअप हो और वो स्टार्टअप जो है वो $1 बिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंच गई हो। यानी कि ऐसे स्टार्टअप जो $1 बिलियन से अधिक के वैल्यूएशन के हो जाते हैं उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। ऐसे ही $10 बिलियन से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें डेकाक्रॉन कहा जाता है। ठीक है जी। $100 बिलियन से ऊपर हो जाते हैं तो हेक्टाक्रॉन कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है यूनिकॉर्न्स की, तो भारत में कितने यूनिकॉर्न्स हैं? ये 72 यूनिकॉर्न्स के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। यूनिकॉर्न्स में भारत में बहुत सारी कंपनियां आप सुने होंगे, इनमें से भी आपको बहुत सारे जाने पहचाने नाम दिख रहे होंगे, जैसे ग्रो है, रोजर पे है, आपने सुना होगा, जीरोधा सुना होगा, क्रेड सुना होगा, बायजूस सुना होगा, शेयर चैट वगैरह सुना होगा। ये सब इंडियन कंपनीज हैं और इनकी ये वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी हैं। इसीलिए ये सभी की सभी आज के टाइम पर यूनिकॉर्न हैं। अच्छा जी, अब अमेरिका के पास कितने यूनिकॉर्न हैं? 668 यूनिकॉर्न है अमेरिका के पास। चाइना के पास कितनी है? 172 है। देखो 72 अपने पास, चाइना के पास 172 यूनिकॉर्न है। तीसरे पर भारत है। अब आप सोच रहे होगे कि अमेरिका वगैरह के पास इतनी ज़्यादा कैसे हैं? एक्चुअली में ना वहाँ स्टार्टअप कल्चर है, वहाँ लोग स्टार्टअप करते हैं, उसके बाद फंडिंग भी आराम से रेज कर लेते हैं। यहाँ पर फंडिंग क्या, आप लोन लेने जाओगे बैंक में ना, तो बैंक तमाम तरीके के बता करके आपसे बहाने बता करके आपको लौटा देगा, वापस कर देगा जहाँ भी आप स्टार्टअप की बात करोगे। तो यही वजह है कि यहाँ पर यूनिकॉर्न्स ज़्यादा है, क्योंकि वैल्यूएशन पा जाते हैं, सही टाइम पर फंडिंग पा जाते हैं, तो ये ग्रो कर जाते हैं। अच्छा जी, आते हैं, अभी एक और रिपोर्ट आई थी स्टैटिस्टा की, उसके बारे में जानते हैं। उसने क्या बताया था? उसने जारी किया था फिनटेक यूनिकॉर्न की लिस्ट। याद आ रहा होगा आपको, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। फिनटेक यूनिकॉर्न की लिस्ट जारी की था, उसमें भारत के 17 फिनटेक यूनिकॉर्न्स बताए गए थे। अब देखो 17 फिनटेक यूनिकॉर्न है, टोटल यूनिकॉर्न 72 है, ध्यान रखना। फिनटेक यूनिकॉर्न मैंने आपको बताया था कि ऐसे यूनिकॉर्न, यानी कि यूनिकॉर्न मतलब समझ गए ना, $1 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन वाली कंपनी, स्टार्टअप। तो ऐसे स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर तो हो, लेकिन उनका जो सेक्टर हो, जो सर्विस सेक्टर हो, वो फिनटेक हो। फिनटेक बोले तो फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि वो फाइनेंस से जुड़े हुए हों और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हों, तो वो ऐसे स्टार्टअप फिनटेक कहलाते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, जैसे ये जीरोधा आपको दिख रहा है, ये ग्रो दिख रहा है। इनका काम क्या है? ये फाइनेंस से जुड़े हुए चीज़ें हैं, फाइनेंस से रिलेटेड ये सर्विस देते हैं। साथ ही साथ इनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो गई, तो इनमें से ये हो गया। रोजर पे भी ऐसा ही है। तो ये सभी जो हैं ये क्या है? फिनटेक है। क्रेड भी आप देखते हो, क्रेडिट कार्ड वगैरह देता है। और ये देखो बायजूस, ये एडटेक है, यानी एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी मतलब एडटेक। ठीक है, MJT ऐप आपका एडटेक है। अगला, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 के लिए किस शब्द को अपना वार्षिक शब्द घोषित किया, यानी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो देखो कई डिक्शनरीज का मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऐसे ही अब देख लो, यहाँ पर कैम्ब्रिज ने जारी कर दिया है। कैम्ब्रिज ने इस बार क्या बताया है अपना वर्ड ऑफ द ईयर? हेलुसिनेट को। किसे? हेलुसिनेट को 2023 का इसका वर्ड ऑफ द ईयर है, वर्ड ऑफ द ईयर है। ठीक है जी, ईयर, हेलुसिनेट। ओके, हेलुसिनेट क्या होता है? इसका मतलब होता है मतिभ्रम। अब देखो इसका मतिभ्रम, ये तो वर्ब है वैसे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जैसे चैट GPT वगैरह आ गया, बार्ड आ गया, गूगल बार्ड, तो ऐसे टाइम पर ना
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत ज़्यादा मतभ्रम भी फैला जा रहा है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले ही रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ था। तो डीप फेक वीडियोज़ भी बनाए जा रहे हैं। ये सभी हेलुसिनेट की कैटेगरी में आते हैं, ये मतिभ्रम करने के लिए आते हैं, मतलब ऐसे शब्द को मतिभ्रम कहा जाता है। तो ये एक नया वर्ड जुड़ गया है डिक्शनरी में। किसकी डिक्शनरी में? कैम्ब्रिज की। इसीलिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसे अपना नया वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। समझ में आई मेरी बात? चलिए, तो मतिभ्रम ये करती है। चलो, तो अब पिछले दिनों में भी जो भी वर्ड ऑफ द ईयर आए हैं चर्चे में, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे कैम्ब्रिज का तो ये आपने जान लिया, ये 2023 का है। ऐसे भी कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को चुना था। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो सब जानते थे, लेकिन पिछले एक साल में AI का बहुत यूज हुआ। मतलब वही शब्द है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में AI ज़्यादा यूज हुआ, इसलिए इन्होंने कहा कि AI को ही नया शब्द शामिल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली जो शब्द सबसे ज़्यादा चर्चे में रहता है, जो कुछ नया शब्द निकल करके आता है, कभी कभी होता नहीं है, कुछ नया बन करके आ जाता है, तो उस शब्द को डिक्शनरीज जो है अपने अपने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं अपने हिसाब से। 2022 की देख लेते हैं कुछ। तो 2022 में अगर बात करें, मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। 2022 में कैम्ब्रिज ने क्या चुना था? होमर का। ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो, हेलुसिनेट 2023 का, होमर जो है 2022 का। ऑक्सफोर्ड ने 2022 का गॉबलिन मोड चुना था और कॉलिंस ने 2022 के लिए अपना परमा क्राइसिस को चुना था। ये ठीक है। आगे, कोंडे नास्ट ट्रेवलर की सूची में एशिया में घूमने के लिए 2024 की भारत की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो देखो, यहाँ कोंडे नास्ट ट्रेवलर ने एक लिस्ट जारी की हुई है। अभी कुछ दिन पहले दूसरी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जारी किया हुआ था, वो दूसरी लिस्ट है। यहाँ पर ये एशिया में बात कर रहे हैं कि एशिया में घूमने के लिए 2024 में भारत की सबसे अच्छी जगह कौन है। मैं साथ साथ दोनों क्वेश्चंस के बारे में अंतर भी बताते चलता हूँ, जो पिछले दिन में ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड आए रहते हैं और अभी वाले में, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जो लोग रेगुलर देखते हो वो कहोगे कि यार ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन तो अभी कुछ दिन पहले भी मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं अंतर इसलिए उसमें बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको पता लग सके वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, उसको भी ध्यान से पढ़ना है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलो, और कंफ्यूज नहीं होना है। तो एशिया में घूमने के लिए 2024 में भारत की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? वो है कोच्चि। ये किसने बताया है? कोंडे नास्ट ट्रेवलर ने। तो दो अंतर आप निकाल सकते हो। एक तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें एशिया हो, दूसरे वाले में वर्ड हो। ये दूसरा आपका जांचने का तरीका ये हो सकता है कि आप तुरंत देखो कि जारीकर्ता कौन है। अक्सर सभी अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, तो वो अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा अलग अलग तरह की रिपोर्ट आती है सामने। इन्होंने बताया है कोच्चि सबसे अच्छा बढ़िया जगह है भारत में 2024 में अगर घूमना हो तो। एशिया में घूमने के लिए जो सबसे अच्छी अच्छी जगहें हैं ना, उनकी लिस्ट इन्होंने जारी की है प्रॉपर तरीके से। तो एशिया में सभी लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें इंडिया का जो सबसे अच्छा शहर है घूमने के लिए वो कोच्चि इन्होंने बताया है। ठीक है जी, समझ में आई बात? तो ये रिपोर्ट जारी करता है। अच्छा, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में एक खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट है। भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट है। कोच्चि कहाँ पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। और केरल तो आप जानते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में मैंने बता रखे हैं। अभी जो नेशनल जियोग्राफिक सर्वे के अनुसार जो आई थी लिस्ट, उसमें बताया गया था कि सिक्किम जो है ये भारत में घूमने के लिए 2024 में अच्छी जगह है। ये बता रहे हैं कि सिक्किम जाओ घूमने, और वो बता रहे हैं कि अगर भारत में घूमना है तो कोच्चि अच्छा जगह है, वहाँ जाओ घूमने। मैं कहूँगा कि बजट अच्छा हो तो दोनों जगह हो आओ। चलो आगे बढ़ते हैं। पेड्रो सांचेज किस देश के दोबारा से प्रधानमंत्री चुने गए? तो पेड्रो सांचेज जो हैं ये दोबारा से प्रधानमंत्री चुने गए हैं स्पेन के। ठीक है, पेड्रो सांचेज ये सबसे पहली बार तो 2018 में बनाए गए थे प्रधानमंत्री। अभी दोबारा से इनकी संसद ने चुन लिया है, संसद में वोटिंग हुई और इनको बहुमत मिला है। 179 सदस्यों ने इनके समर्थन में वोट किया, टोटल 350 थे, तो ये बहुमत में रहे और इस वजह से एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है जी। अगर स्पेन के बारे में बात करें तो स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड होती है। स्पेन अगर आप देखोगे यूरोप में, यहाँ पर एक प्यारा सा देश, बहुत ही शांत देश मिल जाएगा, स्पेन। ये रहा स्पेन। ठीक है, पुर्तगाल के बगल में, ये पुर्तगाल है जहाँ से वास्को डी गामा आए थे, और ये स्पेन है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड में किसका हेडक्वार्टर है जी बताओ? मैड्रिड में है विश्व पर्यटन संगठन का, यूनाइटेड नेशन के विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, स्पेन में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। इसके अलावा और जो है बार्सिलोना, आप यहाँ पर देख रहे हो, बार्सिलोना जो है बहुत ही फेमस ये फुटबॉल क्लब भी है।
स्पेन की मुद्रा, चूंकि एक यूरोपियन यूनियन का सदस्य है तो यूरो यहाँ की भी करेंसी है, मुद्रा है। और मैंने आपको पेड्रो सांचेज बताया यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा देने के किस राज्य के फैसले को रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देखो ये क्वेश्चन मैं 2021 में बताया था जब चर्चे में आया था, जब केस दायर किया गया था कि 75% कोटा या 75% आरक्षण दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? जो निजी कंपनियों में यानी प्राइवेट कंपनीज में जो जॉब करते हैं उनमें दिया जाएगा। इस पूरा मामला को समझिए। आपको तुरंत 75% आरक्षण देख करके तुरंत बिहार वाला मैटर याद आ रहा होगा, नहीं, बिहार वाला मैटर दूसरा है, यहाँ पर मैटर दूसरा है। यहाँ पर देखो हरियाणा के इस फैसले को, हरियाणा सरकार के इस फैसले को रद्द किया है हरियाणा और पंजाब की हाई कोर्ट ने। हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट एक ही है, उसे कहते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। पहले पूरा मामला समझ लो। एक्चुअली में हुआ क्या कि हरियाणा सरकार अपनी जनता को वोट बटोरने के चक्कर में या फिर लुभाने के चक्कर में वो एक अनाउंसमेंट कर दी थी, एक टाइप का कहें कि नियम ला दिया था। कैसा नियम? इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, आप देख रहे हो गुड़गांव में आजकल बहुत सारे स्टार्टअप खुल रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, और तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें ये कहे कि 30,000 से नीचे सैलरी वाले जो वर्कर्स होंगे उनमें 75% संख्या हमारे हरियाणा से ही होनी चाहिए, क्योंकि जिससे रोज़गार मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा वाले निवासियों को। हरियाणा की जनता तो खुश, मनोहर लाल खट्टर जी को वोट दे दी, जिता दी। लेकिन कंपनियां जो हैं वो जाकर क्लेम कर दी कि भाई साहब ये कैसी बात हुई, अगर हम 75% केवल हरियाणा के ही लोगों को ले लिए तो हमें अच्छा स्किल नहीं मिल पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हरियाणा के लोग अच्छे स्किलफुल नहीं हैं, लेकिन हर एक प्राइवेट कंपनी, हर एक कंपनी का एक मतलब अधिकार होना चाहिए ना, वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अच्छा जो एम्प्लॉय हो वो हायर कर सके। तो ये तर्क दे करके उन्होंने दायर किया केस। तो पहले तो वहाँ की निचली अदालत ने उसका खारिज कर दिया, उसको जिताया था, लेकिन सरकार ने नियम ला करके पलट दिया। हाई कोर्ट में गया मामला और अब हाई कोर्ट से ये फैसला आया है कि नहीं सरकार जी आप गलत कर रहे हो। ये जो 30,000 से नीचे वेतन पाने वाले जो सैलरी वाले जो व्यक्ति थे, जो हरियाणा के ही होने चाहिए 75%, ये नियम गलत है, ये असंवैधानिक है। और ये कहते हुए इन्होंने जो हरियाणा सरकार का फैसला था वो पलट दिया है या कहें कि रद्द कर दिया है। क्लियर है जी, समझ में आ गया अब? चलो, तो इसके लिए न्यायमूर्ति GS सांधवालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन की पीठ बैठ करके ये फैसला सुनाई है। ठीक है। अच्छा, छठ पूजा पर कल कई सारे कमेंट आए, सर आपने दीपावली पर ऑफर दिया, एक बार फिर से छठ पूजा चल रही है हमारे लोग को यहाँ, तो आप छठ पूजा पर भी ऑफर दीजिए। तो बिल्कुल ठीक है, दिया जाएगा आपको ऑफर। तो इसके लिए 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ऑफर आपके लिए। अब तो 70% का नहीं दिया जाएगा, लेकिन 60% का दिया जा रहा है। और इसके लिए आपको CP60 कूपन कोड यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? CP60, ये ध्यान रखना। यही कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा डिस्काउंट 60% का हमारे सभी कोर्सेज़ वगैरह पर। GS सफलता 3.0 अगर जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, एक बार फिर से मौका है, आप 60% डिस्काउंट का ऑफ़र उठा करके इस 15 महीनों की वैलिडिटी वाला ये कोर्स ले सकते हो। बहुत सारे लोगों ने इस बैच में ज्वाइनिंग ली है और बहुत सारे लोगों ने विश्वास दिखा करके, हमारे ऊपर विश्वास कर करके इसमें बैच में ज्वाइनिंग ली हुई है। तो आप भी ले सकते हो। मेरे द्वारा ही इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और क्लासेज लगातार चल रही हैं। अभी भूगोल और इतिहास पढ़ाया जा रहा है, आगे और भी सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। GS सफलता 3.0 डेमो अवेलेबल है, आप जाकर के MZT ऐप पर डेमो देख सकते हो कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसे PDF आएगी वगैरह वगैरह। MZT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहीं ऐप में आप लॉगिन वगैरह करने के बाद वीडियो कोर्स में जाना और वीडियो कोर्स सेक्शन में जाने के बाद आपको मोस्ट पॉपुलर बैच में जाना है और वहाँ से GS सफलता बैच चुनना है। इसके अलावा भी बहुत सारे बैचेज हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के, जैसे बिहार SSC का है, उसके बाद UP पुलिस खाकी का है, SSC GD का है, बहुत सारे बैच हैं। आप जा करके अपनी सुविधा अनुसार जो बैच ज्वाइन करना चाहते हो वो ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी भी 2+2 वार्ता आयोजित हुई? देखो 2+2 वार्ता तो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। अभी भारत ब्रिटेन के बीच में पहली शुरू हुई, अमेरिका और भारत के बीच में 5वीं वाला हुआ, 5वां संस्करण हुआ। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये कौन सी में हुई है? दूसरी। ठीक है, ये 2+2 वार्ता क्या है फिर से मैं बता दे रहा हूँ। 2+2 मतलब इसमें 2 मंत्री अपने रहते हैं, 2 मंत्री सामने वाले के रहते हैं।
ये दोनों मंत्री कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रक्षा मंत्री और एक होता है विदेश मंत्री। तो इसमें दोनों केवल यही दोनों मामले की बातें चलती हैं, यानी रक्षा डिफेंस से रिलेटेड डील चलती है, बात चलती है, और विदेश मंत्रालय से रिलेटेड बहुत सारे सेक्टर आते हैं, जैसे वीज़ा प्रॉब्लम हो गया या माइग्रेशन वाला इशू हो गया, ये सभी चीज़ों पर इसमें चर्चाएं होती हैं। तो सेम अपने रक्षा मंत्री, अपने विदेश मंत्री और सामने वाले देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ये बैठते हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है 2+2। तो 2+2 वार्ता शुरू किया था हम लोगों ने अमेरिका और भारत के साथ, इसीलिए उसका सबसे ज़्यादा संस्करण हो चुका है, अभी 5वां हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, और उसके बाद अब ब्रिटेन के साथ भी करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा हुआ, कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ। यहाँ पर आर्टिकल आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर पेन्नी रॉन्ग और डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माल्स इसमें आए। इसके बाद अपने आप डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, कौन कौन है। 19 से 20 नवंबर 2023 को ये आयोजित हुआ। क्लियर है जी? आगे, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम के किस खिलाड़ी का वैक्स स्टैचू लगाया गया? तो देखो, जयपुर वैक्स म्यूजियम ने ना अभी हाल में विराट कोहली का एक स्टैचू बनाया है। वैक्स स्टैचू मतलब कि मोम का, वैक्स मतलब होता है मोम, तो मोम का स्टैचू बनाया हुआ है। अक्सर जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, कभी हीरो हीरोइन वगैरह के भी वैक्स म्यूजियम में वैक्स लगाए जाते हैं, वैक्स स्टैचू बनाए जाते हैं। तो वैक्स म्यूजियम एक प्रकार का ऐसा म्यूजियम होता है जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की ऐसे ही मोम के पुतले, मोम के स्टैचू होते हैं। तो अभी रिसेंटली विराट कोहली ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। इन्होंने 50 शतक लगाया है, 50 शतक ODI मैच में। मतलब देखो कि इंटरनेशनल लेवल पर 50 मैच ही खेलना किसी के लिए बड़ी उपलब्धि हो जाती है, यहाँ पर इन्होंने 50 शतक लगाए हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विराट कोहली की। इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इसलिए इनका यहाँ पर वैक्स स्टैचू, मोम का स्टैचू स्थापित किया गया। कहाँ पर? जयपुर के वैक्स म्यूजियम में। यहाँ पर कैप्टन कूल पहले से ही विराजमान है, महेंद्र सिंह धोनी का इससे पहले ही वहाँ पर स्टैचू लगाया गया था। ठीक है जी, तो आज तो वर्ल्ड कप भी है, आज के बाद हो सकता है रोहित शर्मा का भी लगे। केनेथ बेल्डिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया किसे? तो अभी हाल ही में बीना अग्रवाल को और डेविड बार्किन को, इन दोनों को दोस्तों केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, बीना अग्रवाल विंस केनेथ बिल्डिंग अवार्ड। ये हैं बीना अग्रवाल और ये हैं डेविड बार्किन। तो इन दोनों को इकोनॉमी में केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार दिया गया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। प्रोफेसर बीना अग्रवाल जो हैं ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और कोलंबिया में डेविड बार्किन प्रोफेसर हैं। तो इन दोनों को दिया गया है। अच्छा, किसके द्वारा दिया गया है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। तो ये इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के लिए ही दिया जाता है। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। कुछ और पुरस्कार सम्मान है, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कला इतिहासकार प्रोफेसर BN गोस्वामी का निधन हो गया? तो प्रोफेसर BN गोस्वामी जी ये बहुत ही फेमस कला इतिहासकार थे। इनको पद्म भूषण और पद्मश्री मिला था। यहाँ पर ई ऑप्शन कर देना था, उपरोक्त दोनों नहीं, उपरोक्त C और D। ठीक है ना, C और D। तो इनको पद्म भूषण और पद्मश्री मिल चुका था। BN गोस्वामी जी बहुत ही फेमस ये इतिहासकार, कलाकार थे, कला इतिहासकार कह सकते हैं। तो इनको सम्मानित किया गया था। अच्छा, ये सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्च एंड ट्रेनिंग इसके उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये चंडीगढ़ ललित कला अकादमी की अध्यक्षता भी कर चुके हैं। इसके अलावा ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR की गवर्निंग काउंसिल में ये सदस्य भी रह चुके हैं। क्लियर? तो इनका अब हो गया है निधन। चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वन लाइनर फॉर्मेट में रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर डेली वन लाइनर फॉर्मेट में भी रिवीजन कराया जाता है। 12 से 1 बजे के बीच में दोपहर में यहाँ पर वन लाइनर भेज दिया जाता है। आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो और सभी दिनों का यहाँ पर अवेलेबल है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, पिछले दिनों का रीडिंग लगा लो, ये ना रिविजन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा आप टेलीग्राम पर बहुत लंबी लंबी जो PDF होती हैं वो प्राप्त कर पाओगे। तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। कल मैंने पूछा था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 161वें पर है। सलमान रुश्दी को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला था? तो मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए मिला था। आज आपको क्या बताना है? चक्रवाती तूफान मिथिली, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए। इसके अलावा
विश्व में कुल वैश्विक मछली उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स के लिए। अब बताइए भारत किस स्थान पर है वैश्विक मछली उत्पादन के लिए। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना। इसके अलावा एक बार फिर से छठ पूजा के लिए आप ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हो CP60 कूपन कोड यूज़ करके। मैं लिख दे रहा हूँ CP60 ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 60% का मिलेगा डिस्काउंट MJT ऐप के सभी कोर्सेज पर। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।